हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो आज का वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये इकोनॉमिक्स सीरीज़ का आपका पार्ट 2 है। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का डाला है, आप उसे जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यदि पार्ट 2 देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 2 देखने से पहले वीडियो का पार्ट 1 देखें, तब जाके आपको फ़ायदा होगा पार्ट 2 देखने का। तो जो व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली अपडेट हों जो उनकी आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ डिमांड कर्व विच इज़ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोइंग क्वांटिटी हैज़ प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व से वो आपको क्या पूछ रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिमांड कर्व के बारे में, ठीक है। तो डिमांड कर्व से डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको लॉ ऑफ डिमांड प्लस कुछ डिग्री ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछी जाती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। यदि किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी। सो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी वस्तु की जो प्राइस होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो जो आपकी मांग होती है वो किस प्रकार से वेरी करती है। तो इसके कुछ 3 से 4 कंडीशन है जो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ध्यान रखना, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे तो जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे ग्राफ में, वो हम बनाएंगे क्वांटिटी और प्राइस के बीच में। क्वांटिटी और प्राइस के बीच में। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी से। तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है कि जो आपका करंट मार्केट प्राइस होता है किसी भी वस्तु का, सपोज कीजिए किसी भी वस्तु की कीमत जो है 4 रुपये है, किसी भी वस्तु की कीमत 4 रुपये है, तो इस पे जो विक्रेता होता है, जो वस्तु को बेचता है, तो वो इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, इन्फानाइट जो है आपकी वस्तुएं बेच सकता है। मींस इन्फानाइट क्वांटिटी बेच सकता है, 10, 20, 30, 40 जितनी वो बेचना चाहे, ठीक है। इसकी एक कंडीशन क्या होती है कि यदि आपका प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज कर जाएगा तो जो आपकी डिमांड होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो प्राइस कितना है? 4 रुपये। तो इसके ऊपर वो चाहे जितनी भी क्वांटिटी चाहे बेच सकता है। तो डिमांड कर्व आपका कैसे बनेगा फिर? ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो चाहे वो क्वांटिटी 4 रुपये में कितनी बेचे? 10। चाहे वो कितनी क्वांटिटी बेचे? 20, 4 रुपये के हिसाब से। चाहे वो कितनी क्वांटिटी बेचे? 30, 4 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो आपकी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। तो ध्यान रखना, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होगी तो जो आपकी डिमांड कर्व है, यहाँ पे देखिए जो आपकी डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस को टच करती है। वो किसको टच करती है? वाई एक्सिस को टच करती है। फिर दूसरा केस होता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक।
डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है कि यदि आपका जो प्राइस है वो कितना भी चेंज हो, यदि जो आपका प्राइस है वो कितना भी चेंज हो, पर जो आपकी क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती, उसके कीमत में परिवर्तन होने पर जो आपकी क्वांटिटी होती है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, प्राइस और क्वांटिटी में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका प्राइस हो गया और ये आपकी क्वांटिटी हो गई। तो जब क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो क्वांटिटी सेम है आपकी, प्राइस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो जो आपका ग्राफ होगा वो डिमांड कर्व का वो पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के, पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के। जब आपका प्राइस 2 था तो आप उतनी ही क्वांटिटी बेची, प्राइस 3 रुपये था तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस 4 रुपये था तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है आपकी वो होती है ज़ीरो, वो होती है ज़ीरो। ध्यान रखना, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इन्फिनिटी होगी तो डिमांड कर्व आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जब डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होगी तो जो आपकी डिमांड कर्व है, ये वाली जो आपकी डिमांड कर्व है वो पैरेलल किसकी होगी, वाई एक्सिस की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है, मतलब कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब इसके बाद होता है आपका थर्ड केस, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड केस होता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है, 1 के। ये क्या कहता है कि यदि आपकी वस्तु का प्राइस, ठीक है, चेंज होता है तो वस्तु के प्राइस चेंज होने से जो आपकी क्वांटिटी है वो इस प्रकार से चेंज होती है कि जो आपका टोटल खर्चा होता है वो बराबर रहता है। कैसे, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। ये आपकी क्वांटिटी है और ये आपका प्राइस है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपका पहले प्राइस है, यहाँ पर मान लीजिए आप 8 रुपये है, 8 रुपये में आप क्वांटिटी बेच रहे हो यहाँ पर 5, मान लीजिए आप 8 रुपये में 5 क्वांटिटी बिक रही है 8 रुपये के हिसाब से, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 40, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका, 40, ठीक है। डिमांड कितनी, 8 रुपये पर 5 क्वांटिटी है। अब मान लीजिए प्राइस आपका चेंज हो गया 8 से कितना हो गया, 4 रुपये। प्राइस चेंज हो गया आपका कितना, 8 से 4 रुपये। जब आपका प्राइस चेंज हुआ 8 से 4 रुपये तो जो आपकी डिमांड है, क्वांटिटी है, वो इंक्रीज कर गई आपकी, मान लीजिए 10। अब 4 रुपये पे आपकी जो डिमांड है वो कितनी होगी, क्वांटिटी की 10। तो पहले कितना खर्चा होता था, 8 रुपये पर कितनी डिमांड थी आपकी, 5, तो टोटल कितना व्यय होता था, 40 रुपये। अब जो आपका प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये, तो डिमांड कितनी चली गई, 10 यूनिट, तो अब कितना टोटल खर्चा है आपका, 40 रुपये। ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मीन्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ध्यान रखना, जब भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होगी तो आपकी जो डिमांड कर्व होगी ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना ही वाई एक्सिस को टच करेगी, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ केस, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होगी
वो ग्रेटर देन होगी 1 से। ये कब होगी कि जब आपके प्राइस किसी वस्तु का प्राइस चेंज होगा, ठीक है, मान लीजिए कम होगा, तो जो आपकी क्वांटिटी होगी उसमें इस प्रकार से चेंज आएगा कि जो आपका टोटल खर्चा है वो बढ़ जाता है। कैसे, अभी ग्राफ से देखते हैं कि मान लीजिए ये आपकी क्वांटिटी है, हम लेंगे इसको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हो गया आपका प्राइस, ठीक है। तो मान लीजिए अब कीमत आपकी 6 रुपये है, ठीक है। तो 6 रुपये पर आपकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो है 8 यूनिट है मान लीजिए, ठीक है। अब जो आपका मूल्य है वो घटकर 5 रुपये हो गया, ठीक है। तो जो आपकी क्वांटिटी की डिमांड इस प्रकार से चेंज हुई कि वो 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 10 हो गई। तो पहले आपका टोटल खर्चा कितना था, 1 यूनिट का 6 रुपये, 8 यूनिट का कितना था 48। अब आपका जैसे प्राइस 5 रुपये हुआ तो डिमांड कितनी चली गई 10, तो जो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया 50 रुपये। टोटल कितना हो गया, कितना खर्चा हो गया 50 रुपये। तो जो आपका टोटल खर्चा है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इस केस में वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय में परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी है वो परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एक और केस होता है आपका 5th केस, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जो आपकी लेस देन 1 होती है, लेस देन यूनिटरी। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्राइस जब चेंज होता है तो जो आपकी क्वांटिटी है वो इस प्रकार से चेंज होती है कि जो आपका टोटल व्यय है, खर्चा है, वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपकी अभी प्राइस है मान लीजिए 10 रुपये, 10 रुपये पे जो डिमांड है क्वांटिटी की वो है आपकी 12 यूनिट। अब जैसे ही इसका प्राइस मान लीजिए 5 रुपये हुआ तो 5 रुपये पे मान लीजिए जो आपकी क्वांटिटी की डिमांड है वो हो गई 20 यूनिट, ठीक है। तो पहले 10 यूनिट पे जो 10 रुपये पे जो आपकी यूनिट थी 12, तो टोटल खर्चा कितना था 120 रुपये। अब जो आपका प्राइस हो गया 5, डिमांड कितनी होगी 20 यूनिट, तो अब आपका टोटल खर्चा कितना हो गया 100 रुपये। तो टोटल खर्चा जो होता है आपका कम हो जाता है। इस केस में क्या हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि जो आपका परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी है वो कम होता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस से। तो इसीलिए जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो लेस देन क्या होता है 1, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। तो ये जो 5 कंडीशन है आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनता है कि यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 0 है तो डिमांड करो कौन से एक्सिस को टच करेगी, मैंने आपको बताया था कौन से एक्सिस को टच करेगी, एक्स एक्सिस को। यदि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फानाइट है तो वह कौन से एक्सिस को टच करेगी, मैंने आपको बताया था, तो वह टच करेगी कौन से वाई एक्सिस को। ऐसे आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 1 है, यूनिटरी है, तो बताइए जो डिमांड कर्व होगी वो कौन से एक्सिस को टच करेगी। तो जब आपकी यूनिटरी होगी तो जो डिमांड कर्व होगी ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना ही वाई एक्सिस को टच करेगी। घुमा फिरा के इन्हीं ग्राफ से जो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यदि आपकी डिमांड कर्व पैरेलल टू, यदि आपकी डिमांड कर्व, मान लीजिए आपसे ग्राफ दे दिया पेपर के अंदर, ये आपकी डिमांड कर्व पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस के है, तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, इन्फिनिटी होगी या लेस देन 1 होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, और पैरेलल टू आपकी वाई एक्सिस होगी तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन है आपकी, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, और इनसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, डिमांड कर्व विच इज़ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, डिमांड कर्व विच इज़ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है,
शोइंग क्वांटिटी हैज़ अ प्राइस इलास्टिसिटी, इसकी क्या होगी? तो प्राइस इलास्टिसिटी भाई, अगर आपकी डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है तो क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो क्या होगी? इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, इनफाइनाइट होगी, 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब कि जो आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, जो क्वांटिटी की डिमांड है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे आपका जो प्राइस है वो कितना भी इंक्रीज क्यों ना कर जाए। मतलब कि जो प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका आपकी क्वांटिटी की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये केस कौन सा था? अभी हमने ग्राफ में डिस्कस किया था, पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर वैल्यू क्या थी आपकी? 0। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अ डिमांड कर्व विल नॉट शिफ्ट, डिमांड कर्व विल नॉट शिफ्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड समझना होगा। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, कैसे? मान लीजिए प्राइस आपका 5 रुपये है, ठीक है, तो जो आपकी क्वांटिटी की डिमांड है 1। यदि आपका प्राइस 1 हो जाता है तो आपकी क्वांटिटी की डिमांड हो जाती है 5। तो यदि मैं इसे ग्राफ में ऐसे प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया आपका क्वांटिटी, ठीक है। तो 5 रुपये की कीमत पर, 5 रुपये की कीमत पर मेरे को कितनी क्वांटिटी मिल रही थी? 1, ठीक है। और जब आपका प्राइस कितना हुआ? 1 रुपये, तो मेरे को कितनी क्वांटिटी मिल रही थी? 5। तो इसका जो ग्राफ होगा आपका कुछ ऐसे बनेगा डिमांड कर्व का, ठीक है। तो इसमें आपके पहले कितनी क्वांटिटी मिल रही थी? 1, 1 से कितनी गई? 5। तो यहाँ पे जो आपका डिमांड का कर्व, डिमांड कर्व है वो क्या कर रहा है? आपका एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंशन। यदि मान लीजिए आपका प्राइस 1 रुपये है तो जो आपकी क्वांटिटी की डिमांड है 5, और यदि आपका जो प्राइस है वो 5 रुपये हो गया तो जो आपकी क्वांटिटी की डिमांड है वो हो गई 1। तो इसे हम डिमांड कर्व में जब शो करेंगे तो डिमांड कर्व आपकी ऐसे ही बनेगी। तो वहाँ पर जो आपका पहले क्वांटिटी कितनी मिल रही थी? 5, 5 से कितना हुआ? 1। तो यानी कि इसमें जो आपके क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? डिमांड कर्व की, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। आपने एक चीज़ इसके अंदर ध्यान दी कि जब आपका प्राइस चेंज हो रहा है, जब आपका प्राइस चेंज हो रहा है तो जो आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है, वो शिफ्ट नहीं करती, वो एक ही प्लेस पर रहती है। जब आपका प्राइस चेंज हो रहा है तो जो आपकी डिमांड कर्व है वो शिफ्ट नहीं कर रही, वो एक ही प्लेस पर है। सिर्फ क्या हो रहा है? चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है चाहे फिर एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक डिफरेंट केस की। मान लीजिए आपकी जो कीमत है, प्राइस है, वो कांस्टेंट रहता है, 10 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। और जो आपकी क्वांटिटी है उसकी जो डिमांड है वो हो जाती है, पहले केस में होती है 30, फिर वो घट के हो जाती है 20 किसी कारणवश से। तो यदि मैं इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करूं तो प्राइस तो आपका सेम ही है 10 रुपये, ये तो रहेगा आपका कांस्टेंट, ये तो रहेगा आपका कांस्टेंट। तो पहले आप 10 रुपये में कितनी ले रहे थे? डिमांड कितनी थी? 30। यहाँ पे आपकी डिमांड हो गई 30। तो डिमांड कर्व इसकी कैसे बनेगी? ऐसे, इसको मेरे को ऐसे शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी जो दूसरे केस में जो डिमांड है वो कितनी यूनिट हो गई? 20 यूनिट हो गई। दूसरे केस में जो आपकी डिमांड है वो कितनी यूनिट हो गई? 20 यूनिट। सो डिमांड कर्व देखिए क्या हुआ, आपका जो क्वांटिटी है क्या हुई है? कम हुई है। तो जो आपकी डिमांड कर्व है देखिए यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट कर गई, यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट करेगी। दूसरा केस देखिए आप, मान लीजिए यदि आपका प्राइस सेम रहता है और आपकी क्वांटिटी की डिमांड 20 यूनिट है, सेकंड केस में वो बढ़ जाती है, 30 यूनिट हो जाती है। तो जो आपकी डिमांड कर्व होगी तो यहाँ से फिर वो यहाँ शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो इस केस में उसने कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्टवर्ड, और इस केस में उसने कहाँ शिफ्ट किया? राइटवर्ड।
ठीक है, तो राइट की तरफ। सो डिमांड कर्व आपकी कब शिफ्ट करेगी? जब आपके क्वांटिटी के अंदर चेंज होगा, जब आपकी क्वांटिटी के अंदर चेंज होगा। तो इसीलिए जो आपकी डिमांड कर्व होती है विल नॉट शिफ्ट, कब शिफ्ट नहीं करेगी? जब आपके कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, यदि क्वांटिटी का प्राइस जो होता है आपका चेंज करता है तो जो आपकी डिमांड कर्व होती है वो शिफ्ट नहीं करती। सो व्हेन ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी कैन बी कॉज्ड बाय। तो ये काफ़ी सिंपल है कि सारी जो अदर थिंग्स हैं वो इक्वल हैं, इसके अलावा भी यदि आपकी जो डिमांड होती है क्वांटिटी की वो डिक्रीज होती है तो कमोडिटी की, इसका मतलब क्या हुआ भाई? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? यदि क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हुआ है? जो प्राइस है कमोडिटी का वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो अ राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसका होगा राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट एक्रूज टू। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या कहती है कि क्लासिकल थ्योरी में क्या होता था, रेंट को हम एज अ वो लेते थे कि लैंड के तौर पर, जो हमें लैंड से पैसा आता है रेंट का, उसे हम क्लासिकल थ्योरी में लेते थे। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में क्या है कि रेंट आप कहीं से भी अर्जित कर सकते हो, चाहे आप लैंड से कर सकते हो, लेबर से कर सकते हो, ठीक है, आप मशीनरी से लैंड अर्जित कर सकते हो, कमा सकते हो। तो मॉडर्न थ्योरी में जो आपका लैंड है वो किसी भी फैक्टर से अर्जित किया जा सकता है। सो एनी फैक्टर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इफ द सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। तो एक तो है आपका लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। तो जैसे आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी डिस्कस किया है तो इसी तरह होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसके लिए आपको 4 से 5 कंडीशन इस केस में भी होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो उसकी क्वांटिटी होगी सप्लाई की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि सभी के सभी क्या है, लाभ कमाने की, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे कि प्राइस तेज है, चलो सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। यदि जो आपकी प्राइस होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो आपकी सप्लाई होगी क्वांटिटी की वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सप्लाई होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई से भी जुड़ी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपकी कि जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हम इसको डिनोट करते हैं AS से, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी जब 1 होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है भाई? परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय में परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो जब आपका परसेंटेज ऑफ चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी आपका और परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस दोनों ही सेम होंगे तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी? 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी सप्लाई कर्व होगी, ठीक है, इस केस में जो आपकी सप्लाई कर्व होगी वो ओरिजिन से शुरू होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी। इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसकी वैल्यू क्या है? 1। सेकंड केस में क्या होता है कि जो आपकी इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा वो कम होगा किससे? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई से। तो इस केस में जो है आपका, मान लीजिए जो आपका परसेंटेज चेंज इन जो आपका सप्लाई है वो 50% है, ठीक है, और जो परसेंटेज चेंज इन आपका प्राइस है वो 25% है।
तो कितना हो गया आपका 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी कर्व होगी, यहाँ पर जो आपकी कर्व होगी वो ऐसे शुरू होगी, वाई एक्सिस से ऐसे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस केस में आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये एस है आपकी सप्लाई कर्व। ठीक है, थर्ड केस होता है आपका कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी लेस देन 1 होगी। ठीक है, लेस देन 1 के कब होगी, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होगा, किससे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी से, सप्लाई से। तो उस केस में जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो 1 से कम होगी। तो उस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से शुरू होगा, सप्लाई कर्व ऐसे बनेगी, ये आपकी सप्लाई कर्व होगी। इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है आपकी वो क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। अब फोर्थ केस होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब आपकी उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा कि व्हेन जब चेंज इन प्राइस, जो आपका चेंज इन प्राइस होगा डजेंट इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, तो उसका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जो आपकी सप्लाई कर्व होगी वो कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्वांटिटी और ये आपका प्राइस, सारे ग्राफ में ऐसे, ये आपका क्वांटिटी और ये आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी और ये आपका प्राइस। ठीक है, तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केस में ये वाला ग्राफ होगा। अब फिफ्थ कंडीशन क्या होती है आपकी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, जो आपकी सप्लाई कर्व होती है वो पैरेलल होती है किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है और जो आपकी सप्लाई है वो इनफाइनाइट है। तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, इनफाइनाइट, मींस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो ये 5 कंडीशन है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इफ द सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। तो अभी हमने ग्राफ किया था ये वाला कि जब आपकी सप्लाई कर्व ओरिजिन से शुरू होगी तो जो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, इसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, इक्वल टू यूनिटी, ऑप्शन डी। अ यूनिटी प्राइस इलास्टिक डिमांड विल टच। प्राइस इलास्टिक की बात हो रही है, यूनिटरी की। तो मैंने आपको बताया था जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो जो आपकी डिमांड कर्व होगी ना तो वो टच करेगी एक्स एक्सिस को और ना ही टच करेगी क्वांटिटी एक्सिस को, ना तो प्राइस को ना ही क्वांटिटी एक्सिस को टच करेगी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कौन से होते हैं, लैंड होता है, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जब आपकी लैंड की डिमांड होगी, लेबर की डिमांड होगी या कैपिटल की डिमांड होगी, ठीक है, कब होगी, सपोज कीजिए अब आपकी जो क्वांटिटी की आपकी कंपनी की डिमांड है कस्टमर की तरफ से वो है क्वांटिटी 10। यदि कस्टमर डिमांड करते हैं 11 यूनिट, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ी एक्स्ट्रा क्या लगानी पड़ेगी,
कैपिटल। तो ये इस टाइप की डिमांड क्या होती है आपकी? डिराइव डिमांड। तो इस टाइप की डिमांड क्या होती है आपकी? डिराइव। ठीक है, जो डिराइव हुई है किससे? जो आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है 10 से 11। तो इस टाइप की जो डिमांड होती है उसे हम बोलते हैं डिराइव डिमांड। तो जैसे कि आपकी लेबर डिमांड हो गई, वो क्या है? एक डिराइव डिमांड है। नेक्स्ट है आपका इफ द एवरेज रिवेन्यू इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तो मार्जिनल रिवेन्यू विल बी। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू, मान लीजिए 10 यूनिट हैं, आपने बेची हैं 100 रुपये की मार्केट के अंदर। ठीक है, तो एवरेज रिवेन्यू क्या हो गया आपका? 10 रुपये। तो 10 रुपये क्या हो गया आपका? उस वस्तु का प्राइस जो आप मार्केट पे बेच रहे हो। तो एवरेज रिवेन्यू होता है आपका किसके बराबर? प्राइस के बराबर। एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर होता है आपका? प्राइस के बराबर। तो यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं प्राइस और नंबर ऑफ क्वांटिटी के बीच में, तो जब आपका एवरेज रिवेन्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, तो एवरेज रिवेन्यू आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, प्राइस कांस्टेंट है आपका, ये एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर किसके बराबर है? प्राइस के बराबर। तो उस केस में जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगा, उस केस में जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो भी किसके बराबर होगा? एवरेज रेवेन्यू के। किसके बराबर होगा? एवरेज रेवेन्यू के। जो मार्जिनल रेवेन्यू की भी कर्व है वो और एवरेज रेवेन्यू की कर्व है, दोनों एक हो जाते हैं। वो भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, मार्जिनल रेवेन्यू। सो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, आइडेंटिकल विद एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है भाई? सपोज कीजिए आप 10 यूनिट बेच के कितना लेके आ रहे थे? 100 रुपये। तो यदि आप 11 यूनिट बेचते हो तो कितना लेकर आते हो? 110। तो 10 रुपये जो एक यूनिट बेच के एक्स्ट्रा है वो आपका क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। ये है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपको पता है, तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू आप आसानी से याद रख सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी कि एडिशनल अमाउंट ऑफ, यानी कि एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो आपका एडिशनल खर्चा आएगा, ठीक है, वो क्या होता है आपका? मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि यदि आप 10 यूनिट आपकी कंपनी बना रही है और खर्चा आ रहा है 100 रुपये, यदि आप 11 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो और आपका खर्चा हो रहा है 120 रुपये, तो जो 20 रुपये आपका ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट कब स्ट्रेट लाइन होंगी? जब आपका एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा? प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू के। बायर्स एंड सेलर विल हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन अंडर ड्यूपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। जो आपकी डिओपोली होती है वो आपका ओलिगोपोली का ही एक रूप होता है। डिओपोली क्या होती है कि मार्केट के अंदर दो फर्म होती हैं जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बात कहूं, आपको पता है कि एप्पल फोन का एंड्रॉयड सिस्टम आईओएस और एंड्रॉयड किसका है? गूगल का। तो इन दोनों का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केट में लगभग बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़े हिस्से को ये दोनों क्या करती हैं? कवर करती हैं। ये एक एग्जांपल है आपका डिओपोली का। ठीक है, जैसे आपका एक और एग्जांपल है डिओपोली का, एयरबस होगी कंपनी आपकी और बोइंग होगी। तो जो लार्ज आपके प्लेन होते हैं, पैसेंजर प्लेन, ठीक है, बनाने में इन दोनों कंपनियों का ही दबदबा है मार्केट के अंदर। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? एयरबस और बोइंग का। तो ये आपका एक एग्जांपल है डिओपोली का। डिओपोली में जो आपकी फर्म होती हैं, सेलर होते हैं, वो कितने होते हैं? 2। ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली में आपके जो सेलर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो फर्म का अमाउंट होता है वो लगभग इतना होता है, इतनी फर्म होती है मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली के अंदर, कि यदि एक फर्म अपना कोई भी प्राइस या कोई भी पॉलिसी चेंज करती है, सो जो उसका इफेक्ट होता है वो दूसरी फर्म्स के ऊपर सिग्निफिकेंट तौर पर पड़ता है। ठीक है, यदि एक फर्म आपका प्राइस या पॉलिसी चेंज करती है तो उसका इफेक्ट
एंटायर जितनी भी फर्म होती है मार्केट के अंदर सब पर पड़ता है। ओलिगोपोली में ये होता है। फिर होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका सेलर होता है और जो आपका बायर होता है, दोनों को ही प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। ठीक है, बायर्स को भी पता होता है प्रोडक्ट के बारे में और सेलर्स को भी पता होता है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका प्राइस होता है, जो आपका प्राइस होता है कमोडिटी का, वो आइडेंटिकल रहता है। इसीलिए जब कस्टमर को इतनी नॉलेज है तो एक दुकान पर अगर ये चीज़ 10 रुपए की मिल रही है तो एक दुकान पर वो 12 रुपए की कैसे मिलेगी? बेच ही नहीं सकता दूसरा दुकानदार परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, कह लीजिए कंप्लीट नॉलेज होती है। तो प्राइस जो होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो क्या रहता है? आइडेंटिकल रहता है। परफेक्ट कंपटीशन की आपकी कुछ 5 कंडीशन होती हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। पहली तो जैसे मैंने आपको बताई कि जो सारी फर्म्स हैं वो एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचती हैं आपका आइडेंटिकल प्राइस पे, सेम प्राइस पे, और जो फर्म होती हैं सारी की सारी वो प्राइस टेकर होती हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो खुद कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो खुद कंट्रोल नहीं करती। थर्ड होता है आपका कि जितनी भी फर्म होती हैं आपकी वो मार्केट के स्मॉल हिस्से को शेयर करती हैं। ठीक है, दूसरा जो आपके बायर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उनको प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होती है। और फिफ्थ कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन की क्या होती है कि जो आपकी फर्म होती हैं, ठीक है, उनको खुली छूट होती है कि एंट्री और एग्जिट करना मार्केट के अंदर खुली छूट होती है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन की ये आपकी जो है 5 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर लिखो है बायर्स एंड सेलर विल हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। तो ये किसका आपका करेक्टरिस्टिक होगा फिर? परफेक्ट कंपटीशन का। सो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक ही वस्तु के, एक ही कमोडिटी के बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन जो सबका प्रोडक्ट होता है वो किसी ना किसी तौर से दूसरों के प्रोडक्ट से वेरी करता है, अलग होता है। मतलब कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है हर एक के अंदर। सपोज कीजिए टूथपेस्ट की आप बात ले लीजिए। ठीक है, एक तो आपके शहर की लोकल कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है, और एक है जो आपकी पेप्सोडेंट या फिर कोलगेट बनाती है। दोनों में फ़र्क क्या है भाई? ब्रांड का फ़र्क है, एक तो ट्रेडमार्क का फ़र्क है आपके, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का फ़र्क है, कंपोजिशन का भी फ़र्क होगा, ठीक है, ब्रांड वैल्यू का भी फ़र्क होगा। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनियों से वेरी करता है, किस तरीके से? ट्रेडमार्क से, ठीक है, कंपोजिशन से, प्रॉपर्टी से। तो ये आपका होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो आपके बायर्स होते हैं उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। अब मान लीजिए आपका जो पेप्सोडेंट का कोई कोलगेट है वो मिल रहा है 20 रुपये का, और जो कोलगेट कंपनी का आपको मिल रहा है टूथपेस्ट वो मिल रहा है 25 रुपये का। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये 25 का क्यों बेच रहा है और ये 20 का क्यों बेच रहा है? ठीक है, तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसके अंदर बायर्स को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। सपोज कीजिए आप घर में अगर आपको पेंट करना है, आपके ही शहर की एक लोकल कंपनी है जिसका जो पेंट है, ठीक है, उसका 1 लीटर का प्राइस आपका 100 रुपये है, वो भी रेड कलर आपके घर को देगा। और यदि आप एशियंस का पेंट लेकर आते हो उसका 500 रुपये है, और वो भी आपके घर को रेड कलर देगा यदि आपको रेड पेंट करना है। ठीक है, तो वेरी कैसे कर रहा है प्राइस? ब्रांड वैल्यू से, ट्रेडमार्क से, ठीक है, कंपोजिशन से, एडवर्टीजमेंट से। तो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे कि टूथपेस्ट इसके एक एग्जांपल हो गया, शूज़ हो गए आपके, तो यदि आप लोकल शूज़ लोगे वो आपको सस्ते मिलेंगे, यदि आप रेड चीफ का शूज़ लेने जाओगे तो वो आपको महंगे मिलेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी रिसोर्सेज एलोकेशन इज डिटरमाइंड बाय। तो मैंने आपको आई थिंक पिछले वीडियो में भी फ्री एंटरप्राइज और फ्री इकोनॉमी के बारे में बताया था कि जो इसमें आपका फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्स एलोकेशन होगा वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा?
द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर स्पीकिंग, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। द स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड द थ्योरी ऑफ, स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को बोला जाता है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता है कि मान लीजिए आप सारे फैक्टर्स जो हैं, ऑल फैक्टर्स हैं प्रोडक्शंस के, उनको कांस्टेंट रखिए सिवाय एक के, किसके? लेबर के। ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए आपकी दुकान है, आप दुकान के अंदर एक बैट बनाते हो, ठीक है, आप एक महीने के अंदर एक बैट बनाते हो, तो आप 12 महीनों के अंदर, एक साल के अंदर 12 बैट बनाओगे और 12 बैट बेचोगे। तो आपने क्या किया कि जो आपकी दुकान है मान लीजिए इस साइज की है, आपने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा, जितनी भी आपकी अवेलेबिलिटी थी लैंड की, मशीनरी की, सभी को कांस्टेंट रखा आपने। बस आपने क्या किया कि आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो लेबर है, आपने एक व्यक्ति को अपनी दुकान के अंदर और लगा लिया। तो इससे क्या होगा, आपकी जो अब प्रोडक्शन है एक महीने की वो क्या हो गई? 2 हो गई बैट की। तो एक साल में आप 24 बैट बेचोगे। तो अब आपने क्या किया, थर्ड लेबर को लगा लिया, एक व्यक्ति को और अपनी दुकान में ला लिया। अब आपकी प्रोडक्शन 3 हो गई, तो आप साल में 36 बैट बेचने लगे, तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। अब आपने एक चीज़ तो ध्यान नहीं की कि जो आपने जो सारे फैक्टर हैं लेबर के अलावा उसको तो कांस्टेंट रखा है, मींस कि जो आपके पास लैंड है, ठीक है, वो क्या है? लिमिटेड है। आपकी जो मशीनरी है वो लिमिटेड है, ठीक है, जो आपके सोर्सेज हैं इसके अंदर वो क्या है? सारे लिमिटेड हैं। तो यदि आप मान लीजिए आपके जो दुकान है उसके अंदर सिर्फ आप और 2 लेबर, ठीक है, आप और आपके अलावा 2 लेबर जो है आसानी से काम कर सकती हैं। इसका मतलब यदि आप तीसरी लेबर लेकर आते हो तो आपकी दुकान के अंदर अब स्पेस ही नहीं बचा, तो मूवमेंट करने में इन तीनों लेबर को क्या होगी? दिक्कत होगी। तो इससे क्या होगा, जब तीसरी लेबर आएगी, जो तीसरा व्यक्ति आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरे 2 व्यक्ति हैं उनकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। क्यों? एक तो जो आपका सामान है, इनपुट है, ठीक है, उसको असेस करने में दिक्कत आएगी, स्पेस नहीं है दुकान के अंदर, तीनों को मूव करने में दिक्कत आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इनकी एफिशिएंसी होगी और 2 लेबर की भी, वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके बनने चाहिए थे 3 बैट, अब मान लीजिए आपके बनेंगे 2 बैट या 1 बैट। तो इससे क्या हो गया, अब आपका जो रिटर्न है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इससे क्या हो गया, आपका रिटर्न जो आएगा एक पॉइंट के बाद क्या होने जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को आप बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी है जो इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो आपका सभी फैक्टर्स, जितने भी आपके सेक्टर्स होते हैं सभी पे लागू होगा, चाहे इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। प्रोडक्शन रेफर्स टू, प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन के अंदर जो आप यूटिलिटी होती है भाई उसको क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ऑप्शन बी। द सेल ऑफ ब्रांडेड आर्टिकल इज कॉमन इन ए सिचुएशन ऑफ, तो ब्रांडेड आर्टिकल की सेल कहाँ पर होगी? मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताया था कि एक लोकल टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है और एक कोलगेट जो है टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है। तो इसकी ब्रांड वैल्यू कोलगेट की ज़्यादा है और इसी को लोग ज़्यादा क्या करते हैं? पसंद करते हैं, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये फीचर होता है सेल ऑफ ब्रांडेड आर्टिकल कॉमन किसके अंदर होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ऑप्शन बी। Any factor of production can earn economic rent when its supply will be। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट होता है कि आप एक्सपेक्टेड अमाउंट से जितना ज़्यादा पे करते हैं या जितना ज़्यादा लेते हैं प्राइस, वो होता है आपका इकोनॉमिक रेंट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो दूसरे प्लेयर्स के पास नहीं है। ठीक है, अब आपको खेलना है आईपीएल में, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यदि मैं आईपीएल खेलूं तो जो मेरे को प्राइस मिले आईपीएल का वो मेरे को 2 करोड़ रुपए मिले। ठीक है,
तो एक फ्रेंचाइजी थी, उसको पता है कि जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो दूसरे क्रिकेटर्स के पास नहीं है, तो वो आपको क्या कर लेती है, अपनी जो टीम है उसमें हायर कर लेती है 2.5 करोड़ रुपए में, डील कर लेती है आपसे। तो ये जो 50 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक रेंट हो गया। तो इकोनॉमिक रेंट हम देते हैं हाई स्किल्ड लेबर को या फिर लैंड को। लैंड को कैसे देते हैं, सपोज कीजिए एक मार्केट है बाजार के अंदर, ठीक है, प्राइम लोकेशन की मार्केट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही शॉप है प्राइम लोकेशन पर जो खाली पड़ी हुई है। अब आपको वो शॉप लेनी है, आपको पता है कि जो काम आप उसके अंदर शुरू करने जा रहे हो वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, क्योंकि शॉप आपकी प्राइम लोकेशन पे है। तो जो दुकान का मालिक है वो चार्ज करता है 10,000 रुपये किराया, वो चाहता है कि उसे 10,000 रुपये किराया उस दुकान का मिले। लेकिन आप क्या करते हो, आपको पता है कि दुकान प्राइम लोकेशन पे है, तो आप उस दुकान को सिक्योर करने के लिए, पोजीशन अपनी सिक्योर करने के लिए आप उसको बोलते हो कि भाई साहब मैं आपको 11,000 रुपये दूंगा महीने के, आप ये दुकान मुझे दे दीजिए। तो 1,000 रुपये आपने जो ये एक्स्ट्रा दिए, ये क्या है, उस दुकान का इकोनॉमिक रेंट है, इकोनॉमिक रेंट है। तो एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन अर्न इकोनॉमिक रेंट, तो उसकी सप्लाई क्या होगी इकोनॉमिक रेंट के अंदर, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली आपका रिलेशनशिप होता है जो आपकी इनपुट होती है प्लस जो आपकी आउटपुट होती है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ जो प्रोडक्शन प्लस जो आपके प्रोडक्शन फैक्टर है, मींस प्रोडक्शन फैक्टर तो आपकी इनपुट हो गई, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई आपकी, जो प्रोडक्शन है वो आपकी आउटपुट हो गई जो निकल कर आ रही है। तो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फैक्टर, ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि आप एक यूनिट एक्स्ट्रा को कंज्यूम करने पर जितनी सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त होती है वो उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज कीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के पास तो जूतों की जोड़ी मान लीजिए 20 है और एक व्यक्ति के पास है, उसके पास जूतों की एक ही जोड़ी है। तो जब ये व्यक्ति आपका जूतों की एक जोड़ी नवी खरीदेगा, न्यू लेगा, तो इसके लिए जो जूतों के प्रति मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो काफ़ी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही कितनी जोड़ी शूज़ हैं, 20 जोड़ी हैं। लेकिन यदि ये वाला व्यक्ति आपका नई जोड़ी शूज़ लेता है तो इसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी शूज़ की वो हाई होगी, सेटिस्फेक्शन जो इसकी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी कंज्यूमर्स के लिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी किसके बराबर हो, नहीं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब होगी कस्टमर को, कंज्यूमर को, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो किसके बराबर, जो आपने प्राइस पे किया है, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक कार है, ठीक है, एक व्यक्ति, कार की प्राइस मान लीजिए 5 लाख रुपए है, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए लगा, प्राइस अच्छा है, उसको कार खरीद लेनी चाहिए। तो इस व्यक्ति के लिए क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो ज़्यादा है किससे, प्राइस से। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस कार को खरीद लिया। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो देखता है कि जो प्राइस है वही कार का वो क्या है, उसके बजट से बहुत ज़्यादा है। तो इस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, जो आपका प्राइस हो गया वो ग्रेटर देन क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी से, ग्रेटर देन क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी से। तो एक कस्टमर जो होगा वो आपका कोई भी चीज़ कब खरीदेगा, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किससे ज़्यादा होगी, प्राइस से, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होगी, प्राइस के, ठीक है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको कब होगी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जब आपकी किसके बराबर होगी, प्राइस के बराबर। इफ एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट, भाई मान लीजिए आपने 10 यूनिट बनाई हैं, एक यूनिट को बनाने में खर्चा आया है 10 रुपये, तो 10 को बनाने में कितना खर्चा आया, 100 रुपये। तो एवरेज कॉस्ट कितना है, 10 रुपये है बनाने का।
अब कहते हो कि भाई 10 नहीं, मेरे को 11 यूनिट बनानी है, सपोज कीजिए चलो आप 11 यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। अब 3 कंडीशन उभर कर आएंगी। पहली, यदि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है 11वीं यूनिट के लिए वो 10 रुपये है मान लीजिए, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 11 यूनिट कितना निकल कर आएगा? 10 रुपये ही आएगा। एवरेज कितना आएगा? 10 रुपये ही आएगा ना। तो जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, किसके बराबर हुई? एवरेज कॉस्ट के, ठीक है, तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या करती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या हो सकती है कि जो आप 11वीं यूनिट बना रहे हो, ठीक है, उसका जो खर्चा आया है वो आया है 8 रुपये। उसका जो खर्चा आया है वो क्या आया है? 8 रुपये। अब यहां पर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किससे कम है? एवरेज कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट किससे कम है? एवरेज कॉस्ट से। जब आप 11 यूनिट का एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो पहले तो 10 रुपये था, अब जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा, ठीक है, 10 रुपये से। सो जब आपका मार्जिनल कॉस्ट कम हुआ तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो क्या हुई? डिक्रीज हुई। एवरेज कॉस्ट क्या हुई? डिक्रीज हुई। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि यदि आपकी मार्जिनल वैल्यू, ठीक है, इस 11वें प्रोडक्ट को बनाने में यदि आपके मान लीजिए 11 रुपये खर्च हुए, ठीक है, तो जब अब आप एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो जाहिर सी बात है वो किससे ज़्यादा होगी? 10 रुपये से ज़्यादा होगी। 10 रुपये से क्या होगी? ज़्यादा। तो जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी किससे? एवरेज कॉस्ट से। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इस केस में क्या है? इफ़ एवरेज कॉस्ट फॉल्स, एवरेज कॉस्ट यदि आपकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एवरेज कॉस्ट कब डिक्रीज करेगी? ये जो हमने सेकंड कंडीशन यहाँ पे डिस्कस की थी, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट यदि आपकी डिक्रीज कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। फॉल्स एट सेम रेट, ऑप्शन बी। प्राइस एंड आउटपुट आर determinates in market structure other than, तो प्राइस एंड आउटपुट डेटर्मिनेट होते हैं कौन सी कंडीशन के अंदर? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड सजेस्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, मूवमेंट अप अलोंग द सप्लाई कर्व। तो सबसे पहले एक बात बताइए, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि जो सप्लाई आप कर रहे हो क्वांटिटी की वो इंक्रीज हो रही है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्रीज कब होती है? जब आपकी जो प्राइस होता है क्वांटिटी का वो इंक्रीज होता है तभी तो। अब जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये एक सप्लाई कर्व है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। मान लीजिए 3 रुपये पर आप इतनी क्वांटिटी बेच रहे हो। वो कहता है कि प्राइस क्वांटिटी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है तो जाहिर सी बात है जो आपका प्राइस भी हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्वांटिटी आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब आपकी कर्व ने कहाँ पर शिफ्ट किया? जब आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही है, अपवर्ड शिफ्ट किया उसने, किसके अलोंग? सप्लाई कर्व के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, ए मूवमेंट अप अलोंग द सप्लाई कर्व है आपका राइट आंसर। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट आर, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट कौन कौन सी हैं? एक तो होती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन और एक होती है मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर जो आपका सिंगल सेलर होता है जो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। गुड्स विच आर आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन आर कॉल्ड। भाई सिंपल सी बात है, जो आपकी फाइनल गुड होंगी, ठीक है, वही कंजम्पशन के लायक होंगी, उन्हीं को आप कंज्यूम कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, फाइनल गुड्स। अ सप्लाई फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, तो जो आपका सप्लाई फंक्शन, अभी आपने सप्लाई कर्व ड्रॉ की थी, ठीक है, तो किस किस के बीच में थी? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। सो प्राइस एंड आउटपुट।
द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, लॉ ऑफ डिमांड आपका किस पर बेस है भाई? कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर ही है ना कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, डिमांड ज़्यादा है तो जो आपका प्राइस होगा इंक्रीज़ होगा, यदि आपकी डिमांड ज़्यादा है तो जो आपका प्राइस होगा वो कम होगा, यदि आपकी डिमांड कम है तो आपका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि जो आपके किस पर डिपेंड करता है फिर ये? कंज्यूमर के प्रेफरेंस पर। थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थर्ड स्टेज कौन सी होती है? नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, क्रॉस डिमांड क्या होती है कि मान लीजिए मार्केट के अंदर दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, ए और बी आपस में रिलेट करते हैं। सपोज कीजिए भाई, सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए आप, ए मान लीजिए कॉफ़ी है और बी आपकी चाय है, ठीक है। अब जो इनके प्राइस हैं वो लगभग आसपास ही हैं टी और कॉफ़ी के, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। मान लीजिए जो उस मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। और आपको पता है टी एक रिलेटेड प्रोडक्ट है किसका? कॉफ़ी का। अब मान लीजिए आपकी जो कॉफ़ी की प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई, तो लोग किसकी तरफ झुकाव करेंगे? टी की तरफ, यानी कि जो इसकी रिलेटेड जो इसकी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट है टी, उसकी तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो डिमांड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके? जो को रिलेटेड आपकी कॉमोडिटी होती हैं उनकी डिमांड एंड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन बाय एन एंटरप्राइज इज पार्ट ऑफ इट्स, तो यदि आप एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट का और पब्लिक रिलेशन में आप खर्चा करते हो, खर्चा क्यों करोगे? तो जो आपका प्रोडक्ट है वो बिके, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट हो बिके। तो आप एडवर्टीजमेंट को और पब्लिक रिलेशन पर लगने वाले खर्चे को क्या ले रहे हो? एज अ इनपुट ले रहे हो, एज अ इनपुट ले रहे हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये इस टाइप की जो आपके गुड्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते थे? जिन्हें फर्दर हम किस में यूज़ करते हैं? फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसी तरह जो आपका ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी डिटरमाइंड, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका मार्जिनल रिवेन्यू है वो बराबर होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट के। सो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, मार्जिनल रिवेन्यू बराबर है आपका मार्जिनल कॉस्ट के। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन इज, भाई बेसिक ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन का, वो क्या होता है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। भाई जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ कि आप कस्टमर को क्या करना चाहते हो? सेटिस्फाई करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस, ठीक है। तो सभी प्रोडक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है, ठीक है। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बिजनेस के अंदर कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जब आपकी जो लागत है जो आपने लगाई है और जो आपका रिवेन्यू आ रहा है मार्केट से, वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो आपको नुकसान हुआ और ना ही आपको फायदा हुआ। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो मार्केट के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी नए बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल माना जाता है, क्योंकि यदि आप कोई नया बिल्कुल काम शुरू करते हो और उसके अंदर आप पहली ही बार में, मान लीजिए आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसका खर्चा आप निकाल लेते हो,
फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको पता ही चल गई होगी क्या क्या होती हैं। पहली बार में ही आप इनका खर्चा निकाल लेते हो तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में ही चल रहे हो, आपने जो अपनी लागत है वो रिवेन्यू से कवर कर ली। तो इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट को किसी नए बिजनेस के लिए पहला स्टेप माना जाता है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट की तरफ पहला स्टेप माना जाता है किसी भी नए बिजनेस के लिए। सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। द फर्म इज एट जीरो प्रॉफिट पॉइंट इफ ए फर्म इज ऑपरेटिंग एट अ लॉस इन द शॉर्ट पीरियड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इट शुड, कॉम्बिनेशन नहीं कॉम्पिटिशन आएगा यहाँ पर, कॉम्पिटिशन ये आएगा, कॉम्पिटिशन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इट। भाई यदि एक किसी कंपनी को शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉस हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, जो अपनी प्रोडक्शन है उसे घटा देना चाहिए और जो प्राइस है उसको भी घटा देना चाहिए। इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड द प्राइस, या फिर कंटिन्यू टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट कवर्स इवन द वेरिएबल कॉस्ट, और शट डाउन एंड लीव द इंडस्ट्री। बात हो रही है शॉर्ट टर्म पीरियड की परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो कंपनी को कम से कम ऐसे समय के लिए, इतने समय के लिए तो ऑपरेट करना ही चाहिए ताकि जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो पूरी हो सके, वेरिएबल कॉस्ट है जो उसकी पूरी हो सके। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। द डिमांड ऑफ लेबर इज कॉल्ड, ये हमने किया था, डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर डिमांड ऑफ लेबर क्या होती है आपकी, डिराइव्ड डिमांड। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आप एक काम शुरू करना चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप ब्रेड बनाइए, ठीक है, या फिर आप बटर बनाइए, ठीक है। आपने चूज कर लिया कि मैं बटर बनाऊंगा और बटर बेचूंगा, ठीक है, तो आपने बटर बनाया और बेचा, तो आपको मान लीजिए जो प्रॉफिट हुआ वो मान लीजिए आपका 1,000 रुपये हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 1,000 रुपये हुआ। लेकिन आपने देखा कि यदि मैं ब्रेड को चूज़ करता, ठीक है, यदि मैं ब्रेड को चूज़ करता तो जो मेरे को प्रॉफिट होता वो 2500 रुपये होता, ठीक है, तो आपने कितने रुपए गवा दिए, 1500 रुपये। तो यानी कि आपने कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवा दी, 1500 रुपये। तो ये 1500 रुपये क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, व्हाट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ ए गुड हैज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड द पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो डिमांड होगी वो आपकी वेरी नहीं करेगी, मतलब कि डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा चाहे प्राइस आपका कितना भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी का यही मतलब है। तो ये कौन सी टाइप्स की गुड्स में होता है आपकी गिफिन गुड्स के अंदर, कि प्राइस आपका कितना भी बढ़ जाए, जो आपकी क्वांटिटी है, डिमांड है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो गिफिन गुड्स है इसका एग्जाम्पल ऑप्शन ए। द डिमांड फॉर नेसेसिटी इज, भाई एक इसका असाधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं, अनप्रैक्टिकल। मान लीजिए धरती के ऊपर ऑक्सीजन सारी ख़त्म हो गई, ठीक है, अब सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाकर बेचते हैं। मान लीजिए कुछ ही सेलर्स हैं जो ऑक्सीजन बनाकर बेचते हैं। अब ऑक्सीजन तो भाई सबकी ज़रूरत है, सभी को सांस लेना है। तो मान लीजिए आप दुकान पर मेरी पर आए, मैंने आपको प्राइस दिया, भाई एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है, ठीक है, आप लेकर चले गए घर पर। तो आप अगले दिन फिर मेरी दुकान पर आए, मैंने बोला भाई नहीं भाई 20 रुपये का नहीं, 30 रुपये का पैकेट है ऑक्सीजन का, ठीक है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पैकेट है उसका है 10 रुपये का। तो आप फिर कौन सा लोगे, 10 वाला या 30 वाला।
ऑफ कोर्स आपको ऑक्सीजन ही लेना है, क्योंकि वो क्या है, आपकी नेसेसिटी है, ज़रूरत है, तो आपको लेना ही लेना है, चाहे उसका प्राइस मैं 30 रख दूँ, 40 रख दूँ, 50 रख दूँ, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जो लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो इस टाइप्स की गुड्स जितनी होती हैं उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, आपकी इन इलास्टिक होती है। अब ऑक्सीजन के बदले आप कार्बन डाइऑक्साइड का पैकेट थोड़ी ना लेके चले जाओगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। बायलैटरल मोनोपोली रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन ऑफ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है बायलैटरल मोनोपोली। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक ही सेलर होता है और एक ही बायर होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब जो सेलर होता है वो क्या करता है, अपना जो प्राइस होता है उसको बहुत ज़्यादा सेट कर लेता है। अब बायर भी एक ही है। ठीक है, मान लीजिए मैंने जो प्रोडक्ट बनाया 10 रुपये का बना, मैंने उसका प्राइस रख दिया 100 रुपये। अब बायर आएगा, ठीक है, सिंगल ही बायर है, तो वो क्या करेगा, मेरे को पता है वो बार्गेनिंग जरूर करेगा। जब वो बार्गेनिंग करेगा तो मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट 100 की बजाय कितने में चला गया, 80 रुपये में चला गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बायलैटरल मोनोपोली के अंदर जो एक सेलर होता है और एक बायर होता है, जो सेलर होता है उसको काफ़ी मैक्सिमम प्रॉफिट होता है बायलैटरल मोनोपोली के अंदर। डायमंड आर प्राइस हाइयर देन वाटर बिकॉज, भाई सिंपल सी बात है कि जो आपका वाटर होता है, मान लीजिए आप एक पानी की बोतल खरीदते हो तो आपकी कितनी सेटिस्फेक्शन होगी, मार्जिनल यूटिलिटी होगी वाटर की बोतल के लिए। ठीक है, तो आप उसे फेसबुक, व्हाट्सअप या रिश्तेदारों को थोड़ी ना बताओगे कि आपने वाटर की बोतल खरीदी है। लेकिन यदि आप एक डायमंड खरीदते हो तो उस डायमंड को आप क्या करोगे, सभी को बताओगे, अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों में, फेसबुक पे फ़ोटो, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डायमंड्स की कि हमने डायमंड लिया है। ठीक है, सो डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, वो ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, वाटर के मुकाबले। तो इसीलिए जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी टू बायर इज़ हाइयर देन दैट ऑफ वाटर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड टू बायर्स इज हाइयर देन दैट ऑफ वाटर। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल जो दिया था वो दिया था ह्यूग डाल्टन ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये, और ये आपका रिलेट करता है फिस्कल इकोनॉमिक्स, फिस्कल इकोनॉमिक्स। In case of an inferior goods, the income elasticity of demand is, inferior good में क्या होगा, inferior good के केस में जो आपके income elasticity of demand होती है वो नेगेटिव होती है। मतलब कि यदि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो आप एक जो प्रोडक्ट ले रहे थे लोकल ब्रांड का, तो अब आप भागोगे एक लग्जीरियस ब्रांड की तरफ, क्योंकि आपकी जो इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो मतलब कि आपने जो पहला प्रोडक्ट था उसको तो आपने कंप्लीटली क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो आप किसकी तरफ भागोगे, लग्जूरियस प्रोडक्ट की तरफ। इसलिए जो आपकी इन्फीरियर गुड होती हैं उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यदि आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप लग्जूरियस गुड की तरफ चले गए, तो इसलिए जो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड। सबसे पहली बात, फिक्स्ड कोस्ट कर्व। फिक्स्ड कोस्ट कर्व का मतलब क्या है, सही, पहली बात तो वो जो क्या करेगी, वेरी नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या है, फिक्स है पहले से ही। ठीक है, सो जो आपकी फिक्स्ड कोस्ट कर्व होगी, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट कर्व होगी, वो कभी यू शेप की नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ग्राफ के अंदर, ये है आपकी एवरेज फिक्स्ड कोस्ट, कि जैसे जैसे आपका जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज होता रहता है, तो जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो आपने अपनी प्रोडक्शन के लिए टोटल लगाई है, फिक्स्ड कॉस्ट, जो मतलब कि फिक्स्ड है, चाहे लैंड आपका किराया हो गया, ठीक है, और आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, मान लीजिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपये है, पहले तो आप प्रोड्यूस कर रहे थे 10 यूनिट, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 10। अब मान लीजिए आपकी कंपनी चल गई, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप मान लीजिए 1000 यूनिट, तब आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 0.1।
तो ये क्या होती है आपकी, जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो एवरेज वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसलिए जो ऑप्शन इसका है सी है वो है राइट आंसर। टोटल फिक्स्ड कर्व इज, टोटल फिक्स्ड कर्व इज कौन सी होती है? तो टोटल फिक्स्ड कर्व होती है जो सी आपकी वो होती है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल फिक्स्ड कर्व जो आपकी है रेड कलर की लाइन, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो पार्ट 3 जल्दी लेकर आ रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स का। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपको अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके साथ भी जो है इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है बेनिफिट हो सके। तो यदि आप चैनल के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर है 9034793107। इसके ऊपर आप जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो की अपडेट होंगी वो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।